जो कैसे हो जेई एडवांस 2007 पेपर फर्स्ट। चलो इसे करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कितना जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मीटर ब्रिज के गैप 2 गैप होते हैं उसमें, तो एक गैप में 2 ओम का लगा दिया और जो मीटर ब्रिज की में जो रेजिस्टेंस वायर यूज़ होती है वो 100 सेंटीमीटर की है। अननोन रेजिस्टेंस जो है वो दूसरे गैप में लगाया गया है, वो 2 ओम से बड़ा है। तो इनको इंटरचेंज किया गया है, अननोन को आर बोल देता हूँ मैं और ये 2 ओम है, 2 ओम और आर को इंटरचेंज किया गया है। तो जो बैलेंस पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया है। तो करेक्शन को नेगलेक्ट करते हुए अननोन रेजिस्टेंस बताइए कितना। तो देखिए हमें पता है कि एक गैप में 2 ओम और दूसरे में हमने मान लिया आर, और ये हमारा मीटर ब्रिज हो गया है। इसमें मैं बैटरी नहीं दिखा रहा, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर है हमारे पास ए बी, और यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये पिक्चर बनी हुई है नल पॉइंट की, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बड़ा है इसलिए मैंने इधर का लेंथ सेगमेंट बड़ा छोड़ा है, ये रेजिस्टेंस छोटा है तो इस इधर का लेंथ सेगमेंट छोटा है, क्योंकि हमें पता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और अगर हम इन रेजिस्टेंसेस का रेशो लेंगे और इनका रेशो लेंगे तो ये आपस में इक्वल आएगा बैलेंस पॉइंट कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये 2 है और ये 2 से बड़ा है आर, तो इस आर को बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस को बड़ा होना पड़ेगा, इसलिए लेंथ सेगमेंट को बड़ा होना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ डिवाइड हो गए, ठीक है। इस आर को इस लेंथ सेगमेंट, अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूँ, सी भी लेंथ सेगमेंट के रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पर, और 2 ओम को ए सी लेंथ सेगमेंट का जो रेजिस्टेंस से डिवाइड होने पर दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप सिमेट्री से भी कर सकते हो, इस टाइप का ये क्वेश्चन इन्होंने बताया है, इसे हम सिमेट्री से भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो पहली पिक्चर में हमने मान लिया ये था, तो अब ये 2 और ये आर, तो फिर ये आर और ये 2, तो बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या है, तो पहले जो ये लेंथ सेगमेंट था ये आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये लेंथ सेगमेंट था ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो नई पिक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो अब ये लेंथ सेगमेंट छोटा हो गया और इधर का लेंथ सेगमेंट बड़ा हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा होने पर क्या हुआ, अब जो ये लेंथ सेगमेंट है जो बड़ा हुआ है उसमें 20 सेंटीमीटर का बैलेंस पॉइंट में शिफ्ट देखने को मिला। तो पहले बैलेंस पॉइंट यहाँ था तो अब यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाला जो लेंथ सेगमेंट है इस वाले लेंथ सेगमेंट से 20 सेंटीमीटर बड़ा ही है, क्योंकि इसी को तो हमने बस इस लेंथ सेगमेंट को भी तो एक तरह से इंटरचेंज हो गया। तो पहले जो लेंथ सेगमेंट इधर था तो यहाँ था ये, तो यानी ये 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी बड़ा ही था, यही तो यहाँ आया है और ये यहाँ चला गया है। और 20 सेंटीमीटर का जैसे ही ये यहाँ आया तो हम कह रहे हैं कि जहाँ पर इनिशियली जो थी वैल्यू उसमें 20 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो गया, शिफ्ट हो गया बैलेंस पॉइंट में, तो 20 सेंटीमीटर बड़ा है ये, ठीक है। तो अब इसमें हम 20 सेंटीमीटर बड़ा है, टोटल लेंथ है 100, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लेंथ 20 सेंटीमीटर बड़ी हो दूसरी से और जुड़ के दूसरी उसमें 100 ही आंसर आए। तो 40 और 60 के कॉम्बिनेशन में ऐसा हो सकता है, और 50 और अगर आप उससे बड़ा करोगे 20 तो 70 बनेगा, 70 और 50 आपका 100 नहीं बनता, तो 60 और 40 के कॉम्बिनेशन में ऐसा हो सकता है। इसका मतलब जैसे जो लेंथ सेगमेंट का जो रेशियो अगर हम लेंगे तो आप कह सकते हो 60/40, और इधर आप रेजिस्टेंसेस का अगर आप रेशियो लोगे तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 40 काटोगे 20 पे जाएगा, 60 को 20 से काटोगे 3 पे जाएगा, तो आपका R3 आ गया। ऐसे आप कर सकते हो, इसको रेशियो के थ्रू आप ले सकते हो। तो लेंथ का जो रेशियो रहेगा, लेंथ सेगमेंट का जो रेशियो रहेगा, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंसेस है उनका भी रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आप कर सकते हो, और जो पीछे वीडियो में मैंने तरीका करवाया, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, वो डाली हुई है, तो वो भी आप लगा सकते हो। जो रेजिस्टेंस पता करना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। और अब अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जितना आपका शिफ्ट आया है, चेंज आया है, ठीक है, नल पॉइंट में इतने का शिफ्ट हुआ है, और नीचे यही माइनस हो जाएगा। तो R/2 120 बाई आपका ये 80 हो जाएगा, और इसे आप 40 पे, और 40 पे 120 आता है, 40 की टेबल में 3 पे, तो फिर से 3 ओम आ गया। तो देखिए यही आंसर हमारा आ गया, ए आंसर दे रखे है साथ में, तो ये आंसर की है आपकी। चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर बाय UV मेथड। तो U और V मेथड की हेल्प से आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से आपको पता लगाना है कि इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी।
ठीक है, अगर फोकल लेंथ पूछिए तो चलो देखते हैं आगे। फोकल लेंथ नहीं पूछी खैर इसमें। तो ए स्टूडेंट प्लेसेस द ऑब्जेक्ट पिन ए ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स। तो पोल से एक्स दूरी पर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट पिन ए रखी है, ठीक है। तो पिन का सबसे टिप पॉइंट उसको ए बोल रहे हैं हम। स्टूडेंट लुक्स एट द पिन एंड इट्स इन्वर्टेड इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट पिन रखी हुई है और इस पिन को स्टूडेंट देख रहा है दूर से, और इसकी इन्वर्टेड इमेज भी उसे नज़र आ रही है फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो दूर से वो देख रहा है, तो उसकी जो आँख है, एक आँख बंद करके वो देख रहा है, तो उसकी आँख का जो लाइन ऑफ साइट है, वो लाइन ऑफ साइट उसकी आँख को अगर मैं ई बोल लूँ तो ई से ए पे जा रहा है, ए से पी पे जा रहा है, तो तीनों एक लाइन में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब उसे लग रहा है कि जो इमेज, इन्वर्टेड इमेज और जो ऑब्जेक्ट पिन है उसका जो ए पॉइंट और इमेज का जो ए पॉइंट है, ए डैश के लीजिए, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक सीध में है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट क्या करता है, अपनी वो लेफ्ट आँख को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है, इमेज अपीयर्स टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट पिन के राइट में चली जाती है। तो सुनो ध्यान से, पैरेलैक्स में समझिए ध्यान से। हमसे जो दूर चीज़ है वो हमारे साथ चलेगी, और जो हमारे करीब है वो हमारे अपोजिट चलेगी। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, लेफ़्ट में चला है देखने वाला बच्चा, स्टूडेंट लेफ़्ट में चला, और जो इमेज है वो राइट में चली। इसका मतलब इमेज इस स्टूडेंट के नज़दीक है अगर स्टूडेंट से इमेज की दूरी निकाली जाए, और जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट से दूर है, ऑब्जेक्ट पिन दूर है। तो ऐसा कब हो सकता है कि कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट पिन तो पोल के करीब हो और इमेज पोल से दूर हो। तो ऐसा तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हो। मतलब जो ये एक्स डिस्टेंस है, ये मतलब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होना चाहिए, और सी को आप 2f भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए कितना जल्दी से हमने इसका आंसर लॉजिक लगाया और आंसर आ गया। हमें बस पैरालैक्स में ये समझ होनी चाहिए कि जो हमारे साथ चल रही है वो चीज़ हमसे दूर है। हम दो ऑब्जेक्ट्स को, दो मतलब चीज़ों को देख रहे हैं, एंटिटीज़ को ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, जो कोइंसाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट वर्ड चलते हैं तो एक चीज़ उन दो में से हमारे साथ चलती है और एक हमारे अपोजिट चलती है। जो हमारे अपोजिट चली है वो हमारे नज़दीक है, जो हमारे साथ चली है वो हमसे दूर है, ठीक है। अपोजिट चली वो करीब है, नज़दीक है। ये रूल लगाया मैंने, इसमें आंसर आ गया तुरंत। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप तुरंत ये लगा के आंसर आ जाएगा। ओके, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच आर टाइड एट द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 पार्टिकल है जिनका मास स्मॉल m है, और बिल्कुल हल्की लाइट स्ट्रिंग, लाइट का मतलब इसको मासलेस बोल सकते हो, उससे इन दोनों को बांधा गया है, और ये एक टेबल, स्मूथ टेबल पे रखे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आपका, ठीक है। तो फ्रिक्शनलेस स्मूथ टेबल है, और पी पॉइंट पे F फोर्स लगाया जा रहा है, F फोर्स लगाया जा रहा है। तो रस्सी आपको पता है ऊपर की तरफ ये पी पॉइंट चलेगा फोर्स लगने के कारण, और फिर रस्सी में टेंशन होगी, उस टेंशन के कारण उसके तिरछी हो जाएगी ये रस्सी। तो m मास पर भी टेंशन के कारण फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर, और टेंशन आपको दिखाई दे रही है कि ना वर्टिकल में होगी ना हॉरिजॉन्टल में, तो उसके x और y कंपोनेंट बनेंगे, और x और y कंपोनेंट बनेंगे तो x कंपोनेंट, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो नेट फोर्स का रोल प्ले करेगा, लेकिन y कंपोनेंट इसके वेट के कारण बैलेंस हो जाएगा मासेस के। तो मास टेबल को छोड़ के ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, टेबल के अलोंग चलेंगे। तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो y डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन 0। x डायरेक्शन में नेट फोर्स कुछ होगा, तो जिसके कारण x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी कुछ होगा। तो हमसे पूछा इनका एक्सेलरेशन बताइए जब ये दोनों एक दूसरे से 2x डिस्टेंस पे होंगे। तो सिमिट्री से आप देख सकते हो, सिमिट्री के कारण क्या होगा, अगर 2x डिस्टेंस है दोनों में तो p पॉइंट से m x पे होगा तो दूसरा m भी x पर ही होगा, क्योंकि दोनों पे जो फोर्स लग रहा है मिड पॉइंट पे लग रहा है रस्सी के, दोनों एक जैसे मास है, आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल है, सिमिट्रिक है। तो जो डिस्टेंस होगी वो भी दोनों की अगर 2x है तो वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी x, ठीक है। तो नया डायग्राम इसका अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, ठीक है। ये x, ये a रहेगा, रस्सी की लेंथ ये a रहेगी, इधर फोर्स F लग रहा है, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो रस्सी में इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T। तो रस्सी लाइट है तो टेंशन सेम रहेगी इस वाले सेगमेंट में भी और इस वाले सेगमेंट में भी। एक ही रस्सी है हमारे पास ये, तो यहाँ टेंशन T
तो यहाँ कुछ एंगल इस इंस्टेंट पे थीटा बन रहा होगा, तो ये ए पता है, ये एक्स गिवन है, तो ए और एक्स के रूप में आंसर आ सकता है। एफ गिवन है, एफ के रूप में आंसर आ सकता है। एम गिवन है, एम के रूप में। तो जितनी गिवन क्वांटिटीज़ है उनकी टर्म में आपको एक्सेलरेशन का आंसर लेकर आना है। तो ए सिंबल हम स्मॉल ए यूज़ ना करके कैपिटल ए यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि स्मॉल ए यहाँ रस्सी की सेगमेंट की लेंथ है, तो कैपिटल ए हम यूज़ करेंगे। तो सीधी सी बात, आप डायरेक्ट लिख दो ना, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो नेट एक्सेलरेशन हमेशा जिसका आप निकाल रहे हो उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। गलती से बच्चा अगर इसको भी पुट कर देता है इधर कि टेंशन का टी साइन थीटा कंपोनेंट टी कोस थीटा उसके कारण ही होगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ केवल एक्स कंपोनेंट यूज़ होगा। तो बस ए एक्स क्या होगा, तो ये कट जाएगा, तो ए इक्वल टू ए एक्स ही आ गया, और ए एक्स क्या आ गया आपका टी एक्स बाय में मास। इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जितना एक्सेलेरेशन इसका होगा इसका भी उतना ही होगा, ठीक है। किसी एक कॉमन फ्रेम रेफरेंस पॉइंट से आप देख रहे हो उनको। तो आ गया आंसर हमारा। तो टी हमें नहीं पता, तो टी को एफ के रूप में निकालना पड़ेगा पहले। तो एक टी इधर लग रहा है, एक टी इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो अल्टरनेट एंगल ये थीटा हो जाएगा, इधर ये थीटा हो जाएगा अगर मैं अलग कलर यूज़ करूँ, ठीक है। तो इधर इस तरफ टी कोस थीटा, नीचे की तरफ टी साइन थीटा, टी कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, टी साइन थीटा 2 है, 2t साइन थीटा इक्वल टू एफ आ गया। तो टी आ गया, कलर चेंज करना पड़ेगा, तो टी आ गया एफ अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। टी मिल गया, यही टी, अब सॉरी ये तो टी आया है। अब इस टी का एक्स कंपोनेंट लेंगे तो वो टी कोस थीटा है, जो एम मास को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टी की वैल्यू ये रही, तो एफ अपॉन में 2 साइन थीटा बटे में कोस थीटा ऊपर, तो ये बन गया कोट थीटा। अब इस एक्स कंपोनेंट को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, इसको मास से डिवाइड कर दो, कोट थीटा आप निकाल सकते हो। ये जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है इससे टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस इसमें एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, एक्स के अपॉन में आया था ना, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। ये देखिए बी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, ठीक है। तो आप ये जेईई एडवांस का आप पेपर कर रहे हो, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं अच्छे नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे है। 2007 के अंदर भी आप देखिए, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट आपसे अप्लाई करवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप में समझ है तो आप केवल क्लास 12th लेवल के बेस पर भी आप जेईई एडवांस के पेपर को कर सकते हो, बस वो समझ होनी चाहिए। A long hollow conducting cylinder is kept coaxially inside another long hollow conducting cylinder of larger radius, ठीक है। तो भाई एक लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, उसे उससे भी बड़े एक लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर रखा गया है। बोथ द सिलेंडर्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, दोनों ही शुरुआत में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। हाँ, इनर सिलेंडर को अगर हम चार्ज डेंसिटी देंगे, कुछ चार्ज देंगे, तो वो इनर सिलेंडर के आउटर सरफेस पे रुकेगा, और इंडक्शन के कारण जो आउटर सिलेंडर है उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और आपको अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेट आप कर सकते हो एक सिलेंडर से दूसरे, तो आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई डॉट डी आर आप उसे इंटीग्रेट करते हो तो ये जीरो नहीं आता, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो गया, पहले ही बात, ठीक है। बी ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर को चार्ज डेंसिटी देंगे तो उसका चार्ज सारा का सारा बाहर एग्जिस्ट करेगा। तो इनर, देखो इनर सिलेंडर की भी मैं बात बताऊं आपको, इनर सिलेंडर को चार्ज दिया सारा उसके बाहर है। गॉस थ्योरम आप लगा के देख सकते हो, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसके अंदर बना सकते हो, चार्ज एनक्लोज जीरो, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो बाकी चीज़ तो ई डी ए कोस थीटा में अगर मैं बात करूँ तो डी ए भी है कोस थीटा भी है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जीरो होने के लिए ई को जीरो होना पड़ेगा। तो इस सिलेंडर के अंदर, होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार जो बाहर बड़े वाला सिलेंडर है, ये कह रहे हैं उसको चार्ज दे दिया, तो भाई उसके लिए भी यही पिक्चर होगी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई डॉट डी आर इंटीग्रेट करके निकालोगे तो आंसर ई ही जीरो है, तो इंटीग्रेशन आपका जीरो आएगा, तो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर आप बाहर वाले सिलेंडर को चार्ज देते हो, तो ये बात भी गलत हो गई। सी में चलते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, सी क्यों गलत है। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ओके, दोनों सिलेंडर है,
और दोनों सिलेंडर के एक्सिस जो है वहाँ पर एक लाइन चार्ज रख दिया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रख दी, तो भैया इस पे चार्ज होगा, इस पे लैम्डा होगा, तो यहाँ पे फिर से इंडक्शन नहीं होगा क्या, या फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये कह रहा है नो पोटेंशियल डिफरेंस सी ऑप्शन में, तो वायर रखने पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। डी ऑप्शन नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू बोथ ऑफ द सिलेंडर। अरे भैया दोनों सिलेंडर को सेम चार्ज डेंसिटी दे दोगे तो बाहर वाले के कारण तो मैं मान सकता हूँ कि चलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन अंदर वाले पे भी तो चार्ज डेंसिटी आपने दे दी, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, फिर से इंडक्शन होगा, ठीक है, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये कह रहा है डी ऑप्शन नो, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही करेक्ट है। फिफ्थ में चले तो कंसीडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो भाई मैंने देवेंद्र राउत सर थे जब मैं प्रैक्टिकल के लिए गया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने डिज़ाइन किया था, थोड़ा कुछ इसी तरह का था कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, एक इसके अंदर चार्ज बैठा है, एक चार्ज बाहर बैठा है, ऐसा कुछ मैंने डिज़ाइन किया था, ध्यान आ रहा है, तो कुछ वैसा ही है। चलो कंसिडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ए, तो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ए है, स्फीयर है, ओके सॉरी फुल स्टॉप है, उसके बाद ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, तो स्फीयर से बाहर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया, तो बताइए नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अरे भैया ना ही तो कोई कंडक्शन हुआ है, चार्ज या कोई भी प्रोसेस हो जाए चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो अब ये तो आइसोलेटेड है, इससे ना कोई चार्ज आया ना कोई चार्ज गया, तो शुरू में इसका टोटल चार्ज जीरो था, तो बाद में भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द स्विच एस ओपन है, व्हेन द स्विच इज क्लोज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम वाई टू एक्स इज। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप इसको इस डायग्राम को ऐसे सोच सकते हो, बिल्कुल स्विच जो बीच में वायर दे रखी है उसको हटा ही दो, ऐसे सोच लो ना आप इसको, और इधर 9 वोल्ट कह दो और इधर 0 वोल्ट कह दो, ठीक है भाई। इसका 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस दे दी, इसकी दे दी कैपेसिटेंस, ठीक है, तो पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के एक कैपेसिटर बन जाएगा अकेला, दो को हटा के एक बन जाएगा, एक अकेले को 9 वोल्ट मिल रहा है, 9 वोल्ट मिल रहा है, उसकी कैपेसिटेंस कुछ आएगी, तो टोटल चार्ज निकाल लो, इस अकेले कितना आएगा। चलो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज़ में 6 गुणा में 3 बटे में 6 प्लस 3 9, 18 बटे में 9, तो ये आ गया 2, तो दोनों की मिल के 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस आ गई, 2 आ गई भाई, ठीक है। अब 9 वोल्ट उसको दे दिया, तो कितना चार्ज आया होगा, क्यू बराबर सी वी, तो सी तो 2 है माइक्रोफेरेड आई है, और वी 9 वोल्ट है, तो 18 माइक्रोकुलम चार्ज है, और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो 18 इस पे 18 इस पे है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ में आ रही होगी, 18 हो गया। अब इस एक्स पॉइंट, ये सॉरी इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा मुझे, हाँ इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस सीरीज़ में, तो भाई इस पे प्लस 18 माइक्रोकुलम, इस पे माइनस, इस पे प्लस 18, इस पे माइनस, तो इस वाली प्लेट्स को देखिए, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो इस पे 0 है, तो एक्स से रिलेट एक्स पॉइंट से जो प्लेट्स जुड़ी हुई है उन पे टोटल चार्ज 0 है, क्लियर है, ओके। शुरुआत में इनिशियली स्विच क्लोज करने से पहले, अच्छा नीचे की पिक्चर क्या चल रही है, नीचे वाले के साथ भी आप देख सकते हो 9 वोल्ट मिल रहा है उसको, तो 6 और 3 9 ओम हो गया, और 9 वोल्ट मिल रहा है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो 9 बटे 9 1 एम्पियर आ गया, करंट 1 एम्पियर आ गया, तो 3 ओम को वोल्टेज मिलेगी 3 वोल्ट, 6 ओम को मिलेगी 6 वोल्ट, ठीक है। इधर अच्छा आप इनकी भी वोल्टेज निकाल सकते हो, आपको चार्ज मिल गया, कैपेसिटेंस पता है, तो क्यू बराबर सी वी था, तो वी निकालना है, तो क्यू 18 आ गया था, इसका सी कितना है 3, तो 6 वोल्ट, तो इसको 6 वोल्ट मिल रही है, इसको ऐसे 3 वोल्ट मिल जाएगी। तो पिक्चर अगर देखें तो इनिशियल पिक्चर क्या है, ये पिक्चर है, सुनना, इसको मिल रहे 6 वोल्ट, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, इसको मिल रहे 3 वोल्ट, इधर देखें तो इसको 3 वोल्ट, इसको 6 वोल्ट, अभी ऐसे हो रहा है। अब तो बिल्कुल सेपरेटली, हाँ ये 6 वोल्ट अपना ठीक रख रहा है, ये 3 वोल्ट, तो इधर देखो तो 9 वोल्ट मिल रहा है, इस ब्रांच में इसमें भी 9 वोल्ट मिल रहा है, पैरेलल में आपस में पूरी, तो ठीक आ रहा है बिल्कुल। चलो अब हमने यहाँ स्विच क्लोज किया, तो ये वाई और ये एक्स, अब भैया इसको आप 3 वोल्ट की बैटरी मान लो, कैपेसिटर से जुड़ी हुई, इस कैपेसिटर से जुड़ी हुई 3 वोल्ट की बैटरी मान लो, या फिर आप इसे ऐसे मान सकते हो, ये 9, ये एक्स हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, इधर देखेंगे तो 9 और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा 6, इधर रहेगा 0, तो ये देखो ध्यान से दोनों 6 और 6 अगर आपको नज़र आ रहे हैं,
सॉरी गलत लिख गया मैं, यहाँ 3 होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो 9 में से 3 जाएगा तब 6 आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0, हाँ ठीक है। अब यहाँ ये y पॉइंट तो 6 वोल्ट पे है, x पॉइंट 3 वोल्ट पे आपका, तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि यहाँ ये बैटरी है। थोड़ा सा तो मैं ये रेजिस्टेंस ना बना के मैं यहाँ ये बैटरी मान लेता हूँ भाई, ठीक है। ऐसे ही इधर भी बैटरी है, इधर वाली बैटरी 3 वोल्ट की है, इधर वाली बैटरी 6 वोल्ट की है। यहाँ लिखें तो 9 लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 6, यहाँ लिखा जाएगा 0, यहाँ लिखें तो यहाँ 9 लिखा जाएगा, यहाँ इसकी 6 वोल्ट थी तो ये 3 लिखा जाएगा, और यहाँ 0। तो अब ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो इधर चार्ज फ्लो करेगा। अब तो शुरुआत में ये न्यूट्रल था स्विच क्लोज करने से पहले, लेकिन अब देखो 6 से 3 आपको दिखाई दे रहा है, चार्ज फ्लो करेगा इस प्लेट के ऊपर। तो ठीक है भाई, कैपेसिटर आपको पता है, आप ये मत कहना ये 6 वोल्ट है, हाँ भाई ठीक है। तो मान लिया यहाँ से हो सकता है इधर से ये इसने कुछ चार्ज लूज़ किया, इस वाली प्लेट ने 18 था ना प्लस का, इसने कुछ लूज़ किया, तो ये लूज़ करके इधर से बैटरी से होते हुए आया और कुछ इधर चला गया। और हो सकता है यहाँ से भी कुछ आए, क्योंकि इधर ये 6 वोल्ट और ये पूरा गैप 3 वोल्ट का है, तो इधर से भी कुछ आए, तो इससे भी कुछ लॉस हुआ चार्ज, अगर बैटरी के यहाँ से भी कुछ गया चार्ज, ऐसे आप सोच सकते हो। क्लियर। और कुछ फिर यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो वो बैटरी जो बाहर जो एक्सटर्नल बैटरी है उसके थ्रू जाएगा। तो बिल्कुल सही प्रॉपर सब कुछ बन रहा है। तो अब आप ये कह सकते हो कि थोड़ी देर में ये जो वोल्टेज है 3 वोल्ट हो जाएगी, और ये जो 3 सी है 3 से 6 हो जाएगी। तो 6 वाली कैपेसिटर जो 6 वोल्ट का कैपेसिटर था वो 3 वोल्ट पे आ जाएगा, और जो 3 वोल्ट का कैपेसिटर था वो 6 वोल्ट पे आ जाएगा, और फिर से 9 वोल्ट बनेगा ऊपर और नीचे। तो अब जैसे ही ये 3 वोल्ट पे आएगा तो फुल्ली चार्ज हो गया ये भी अपना। अरे यार स्पेस फुल हो गया, क्या करूं, काम ख़राब हो गया भैया, ये तो पेपर सोल्व करना था सारा, हैंग हो गया फ़ोन, क्या हो गया, चल रही है क्या, चल रही है, ठीक है। तो देखते हैं अपने आप रुकेगा दिक्कत। तो भाई अब ये वाला आपका कितने का हो गया, 3 वोल्ट का, ये वाला आपका हो गया 6 वोल्ट का। अब निकाल लो भाई, इसकी कैपेसिटेंस 3 है, इसकी 6 है, तो ये 6 6 36, ये 3 3 9, इस पे आए, इस वाली प्लेट पे माइनस का 9 आएगा, इस वाली प्लेट पे प्लस का 36, उसमें से घटा दो तो प्लस का 27 माइक्रो कूलम चार्ज। तो ये 27 माइक्रो कूलम चार्ज बचा, ये आपका वाई से एक्स की तरफ फ्लो किया है। चलो हो गया क्वेश्चन भी सॉल्व, थैंक यू। स्पेस नहीं, आगे नहीं करेंगे, इतना ही करके छोड़ देते हैं, अदरवाइज़ आगे वाले भी सारे क्वेश्चन करते और अलग ही मज़ा आता। थैंक यू।